जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी मार्मिक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का हृदय लड्डू गोपाल के लिए तड़प उठेगा। दोस्तों, आप सभी जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनसे कोई न कोई रिश्ता जरूर जोड़ते हैं। कई भक्त लड्डू गोपाल को अपना संतान मानते हैं और संतान के रूप में ही उनकी सेवा करते हैं। एक भक्त कभी भी अपने लड्डू गोपाल और अपने कोख से जन्मे हुए बच्चे में अंतर नहीं करता है। उसके लिए उसके सारे बच्चे समान होते हैं। पर जरा सोचिए, क्या गुजरेगी उस माँ पर जब उसके एक संतान की वजह से दूसरा संतान उससे छिन जाए, दूसरा संतान उससे दूर हो जाए। एक माँ का कलेजा कांप जाता है। ठीक वैसे ही आज की यह सत्य लीला कथा आप सभी को रोने पर मजबूर कर देगी। आपकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाएंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यह लीला कथा आपके हृदय को जरूर स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के वर्धमान में रहने वाली अंबिका पाल जी ने। अंबिका जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मेरा मायका और ससुराल दोनों वर्धमान में ही है। मैं बचपन से ही अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती आ रही हूँ। मेरे मायके में मेरे परिवार वाले सभी लोग मिलजुल कर लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। बचपन से ही मेरे मन में मेरे लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति का भाव है। मेरी शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो ससुराल में भी बिल्कुल वैसा ही माहौल देखा। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे एक देवर हैं। मेरे ननद की शादी मेरी शादी से पहले ही हो चुकी थी। मेरे ससुराल में भी मेरे मायके की तरह ही सभी लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं। सभी मिलजुल कर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई और यहाँ भी लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं मन ही मन अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद देने लगी। मैं सोचने लगी कि यह लड्डू गोपाल की ही कृपा है जो शादी के बाद भी मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊंगी। मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। पहले तो मेरे ससुराल में यह बात हुई कि मैं भी अपने हस्बैंड के साथ जाकर कोलकाता में ही रहूंगी। इसलिए मैं शादी के कुछ दिनों के बाद अपने हस्बैंड के साथ कोलकाता जाकर रहने लगी। पर मेरे हस्बैंड का फील्ड वर्क था जिसकी वजह से उन्हें दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। अब जब वो बाहर चले जाते थे तो 2-3 दिनों तक घर वापस नहीं आते थे। तब मुझे वहाँ कोलकाता में अकेला रहना पड़ता था और वहाँ इस तरह से अकेला रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर मेरे अकेले रहने पर मेरे ससुराल वाले को, मेरे मायके वाले को मेरी चिंता होती थी। वो मुझे वहाँ अकेले सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। इसलिए अंततः सब मिलकर यह फैसला किए कि अब मैं वर्धमान में ही अपने सासू माँ और अपने ससुर जी के साथ रहूंगी। वैसे भी मेरे हस्बैंड की शनिवार और रविवार को छुट्टी हुआ करती थी। हमारे वर्धमान से कोलकाता की दूरी ज्यादा नहीं थी। सुबह शाम ट्रेन चलती थी, बस चलती थी, तो आराम से 2 दिनों के लिए वो घर आ जाते थे। मेरे देवर जी पढ़ाई की वजह से घर से बाहर बेंगलोर में रहते थे और वैसे भी घर पर मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी अकेले ही रहा करते थे। इसलिए अब मैं अपने ससुर जी और अपनी सासू माँ के साथ वर्धमान में रहने लगी। लड्डू गोपाल की कृपा से शादी के लगभग 1 साल के बाद मेरे जीवन में खुशियाँ आई। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं गर्भवती हुई और मेरी प्यारी सी बिटिया रानी का जन्म हुआ, जिसे हमारे घर में सभी राधू कहकर बुलाते हैं। वो कहते हैं ना, बच्चा अपने जीवन में सबसे पहले देखकर ही सीखता है, बाद में उसे पढ़ाई से शिक्षा मिलती है। मेरी बच्ची बचपन से ही हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती आ रही है। जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी तभी से वो लड्डू गोपाल को गोद में लेने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए जिद किया करती थी। कभी कभी वो लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए, उनका श्रृंगार करने के लिए भी जिद करती थी। अंबिका जी कहती हैं कि मेरी बेटी में भी बिल्कुल हमारे जैसे ही संस्कार थे। वो भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगी थी। ऐसे ही समय बीतते रहे। मेरी बेटी भी बड़ी हो रही थी। जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तब मैं अपनी बेटी के साथ कभी कभी कोलकाता अपने हस्बैंड के पास जाया करती थी। जब मेरी बेटी को लंबे समय तक स्कूल से छुट्टी मिलती थी तब मैं अपने बेटी के साथ कोलकाता जाकर कुछ दिन रुकती थी, क्योंकि हमारे वर्धमान से डायरेक्ट कोलकाता के लिए ट्रेन है। इसलिए मुझे जाने आने में कभी कोई दिक्कत भी नहीं होती थी।
लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल था। हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी बीच हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। अंबिका जी जब यह लीला कथा हमारे साथ शेयर कर रही थी, तब वो बता रही थी कि वो उस दिन को अपने पूरे जीवन काल में कभी भी नहीं भूल सकती है। आज भी जब वो इस घटना के बारे में सोचती है तो उनके आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। अंबिका जी कहती है कि आज से लगभग 4 साल पहले यह मार्मिक घटना हमारे साथ घटी थी। मेरी बेटी की उम्र उस समय लगभग 5 साल की थी। गर्मियों का मौसम था। मेरी बेटी की स्कूल में गर्मी की छुट्टी चल रही थी। मेरे हस्बैंड ने कॉल पर मुझसे कहा कि अभी तो राधु की छुट्टियां चल रही है, एक काम करो यहाँ आ जाओ, 4-5 दिन यहाँ रुकना, फिर हम शनिवार को साथ में घर वापस जाएंगे। मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ ने भी कहा कि अभी राधु की छुट्टी है और जब वो बुला रहा है तो चली जाओ, 2-4 दिन वहाँ रुककर साथ ही घर वापस आ जाना। पर मैं जाने से बिल्कुल मना कर देती हूँ, क्योंकि उस समय मेरे सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अपने सासू माँ से बोली कि नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं नहीं जाऊंगी। राधु की छुट्टियाँ तो अभी लंबे समय तक चलेगी ना, आप थोड़ा ठीक हो जाओ फिर मैं चली जाऊंगी। पर मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी घर पर कोई ज्यादा काम ही नहीं है, तुम्हारे ससुर जी हैं और हम हैं, दोनों का खाना ही तो बनाना है, 2-4 दिनों की बात है, तुम चली जाओ। पर मेरा मन मेरी सासू माँ को इस तरह से बीमार घर पर छोड़कर जाने का नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे घर लड्डू गोपाल भी थे। लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए हमेशा किसी न किसी को घर पर होना जरूरी होता है। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि एक काम करो बहू, अगर तुम्हें चिंता है कि तुम चली जाओगी तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूंगी, हम दोनों का खाना कैसे बनाऊंगी, तो तुम एक काम करो, लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाओ। अगर लड्डू गोपाल नहीं रहेंगे तो मुझे भी किसी काम की जल्दी नहीं होगी, मैं भी आराम से जब मन होगा थोड़ा सा खाना बना लिया करूंगी। अंबिका जी कहती हैं कि अब मैं अपने हस्बैंड के पास कोलकाता जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि हमारा कोलकाता आना जाना होता रहता था, इसलिए हमारे कुछ कपड़े भी वही रहते थे। मैं एक छोटी सी बैग में मेरी और मेरी बेटी की 1-2 जोड़ी कपड़े रख लेती हूँ और उसी बैग में एक साइड लड्डू गोपाल का बेड, उनका पोशाक, उनका श्रृंगार का सामान भी एक अलग बक्से में डालकर रख ली, क्योंकि हमारे वर्धमान से कोलकाता की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। ट्रेन से कुछ ही घंटों के सफर में हम कोलकाता आसानी से पहुंच जाते, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल को एक छोटी सी टोकरी में रख लिया और एक हाथ में एक छोटा सा बैग और अपनी बेटी को लेकर ट्रेन में बैठ गई। मेरे ससुर जी मुझे स्टेशन पर ट्रेन में बिठाने आए थे। अंबिका जी कहती है कि मुझे ट्रेन में या फिर बस में या किसी भी प्रकार की गाड़ी में बैठने पर मन खराब सा लगता है, उल्टी आती है। मिथिला एक्सप्रेस जो हमारे वर्धमान से दोपहर के लगभग 1:30 बजे खुलती है, हम उसी से कोलकाता जा रहे थे। दोपहर का खाना खाकर हम ट्रेन में बैठे थे, जिस वजह से मुझे ट्रेन में बैठते ही मन खराब होने लगा। शाम के लगभग 4 बजे हम हावड़ा स्टेशन पहुंचने वाले थे। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल रखा था कि आप हमें 15 मिनट पहले ही कॉल कर देना, मैं अगर सो गई, मेरी अगर आँख लग गई तो आप मुझे जगा देना। मेरे हस्बैंड भी मुझे स्टेशन लेने आने वाले थे। खिड़की की तरफ मैं अपनी बेटी को बिठाई थी और मैं उसके बगल में लड्डू गोपाल को टोकरी में गोद में लिए हुए बैठी थी। मेरा मन ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आंख बंद किए हुए थी, क्योंकि मेरी बेटी तो लड्डू गोपाल को हमेशा ही अपने गोद में लेती है। हमारे साथ साथ लड्डू गोपाल को स्नान भी करवाती है, उनका श्रृंगार भी करवाती है और हमारे लड्डू गोपाल के साथ वो खेलती भी है। इसलिए ट्रेन में बैठे बैठे बार बार वो लड्डू गोपाल को अपने गोद में उठा रही थी। मैंने कई बार अपनी बेटी को डांटा, उसे मना किया कि बेटा ऐसा मत करो, लड्डू बाबू गिर जाएंगे, उन्हें चोट लग जाएगी। मेरा ऐसे कहने पर, समझाने पर वो दोबारा टोकरी में लड्डू गोपाल को रख देती है। इसी बीच मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। 3:40 पर मेरे हस्बैंड मुझे कॉल करते हैं। ठीक उसी समय हम लोग हावड़ा से पहले श्री रामपुर स्टेशन से गुजरे थे। मेरे मोबाइल की घंटी बजती है, मैं तुरंत जाग जाती हूँ और मेरे हस्बैंड का कॉल उठाती हूँ। तब वो मुझसे पूछते हैं कि कहाँ तक पहुँची हो। मैं देखती हूँ तो हम श्री रामपुर स्टेशन पार कर चुके हैं। अब अगला स्टेशन हावड़ा था। मैं उनसे कहती हूँ कि हम लोग श्री रामपुर स्टेशन पार कर चुके हैं, अब हम लोग कुछ ही देर में हावड़ा पहुँच जाएंगे।
मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग पहुँचो, अभी मैं 5 मिनट में हावड़ा पहुँचता हूँ। हम दोनों के बीच बातचीत हुई, फिर मैंने कॉल काट दिया। मेरे हस्बैंड से बात होने के बाद कॉल कटते ही मेरी नजर मेरे हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल की टोकरी पर पड़ती है और टोकरी की तरफ देखते ही मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल उस टोकरी में थे ही नहीं। मैं अपनी बेटी से पूछने लगती हूँ कि लड्डू गोपाल कहाँ है, पर मेरी बेटी कुछ भी नहीं कहती। मैं उठकर खड़ी हो जाती हूँ, इधर उधर नीचे हर जगह देखने लगती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने लगती हूँ। हमारे आसपास बैठे सारे पैसेंजर से पूछती हूँ, पर किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। सब यही कह रहे थे कि हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं अपनी बेटी से बार बार पूछती हूँ कि लड्डू गोपाल कहाँ है, तुम तो यही थी ना, तुमने तो देखा ही होगा। पर मेरी बेटी चुपचाप थी, वो कुछ नहीं कहती। अब थोड़ी देर में हमारा स्टेशन भी आने वाला था। मैं घबराने लगी, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उठकर आसपास हर एक जगह अपने लड्डू गोपाल को ढूंढने लगती हूँ। मैं सबसे पूछने लगती हूँ, पर कोई मुझे लड्डू गोपाल के बारे में कुछ नहीं बताता। अब मैं परेशान हो गई थी, मेरे आंखों से अपने आप आंसू आ रहे थे। ट्रेन में मेरे साथ सफर करने वाली दूसरी महिलाएं मुझे समझाने लगती है, पर मुझे तो बस यही भय था कि कहीं कोई मेरे लड्डू गोपाल को उठाकर तो नहीं ले गया। अगर ऐसा हुआ है तो फिर मेरे लड्डू गोपाल मुझे कभी वापस नहीं मिलेंगे। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं रोई जा रही थी। मेरे साथ सफर कर रही महिलाएं मुझे समझाने लगी। सभी मुझसे कहने लगी कि यहाँ कोई आपके लड्डू गोपाल को नहीं लेकर गया है, हम सभी यही बैठे हैं। अगर कोई लड्डू गोपाल को लेकर जाता तो हमारा ध्यान जरूर जाता। पर साथ साथ वो ये भी कहती थी कि इस तरह से अचानक से आपके लड्डू गोपाल कैसे गायब हो सकते हैं, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अंबिका जी कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे कहीं नहीं मिले। मैं अपने बाल गोपाल को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई और अब मैं बैठकर रोने लगी। कुछ ही मिनट के बाद हमारा स्टेशन आ गया। मेरे हस्बैंड स्टेशन पर हमें लेने आए थे। ट्रेन से बाहर उतरते ही मैं अपने हस्बैंड के गले लग जाती हूँ और जोर जोर से रोने लगती हूँ। मुझे इस तरह से अचानक से रोते हुए देखकर मेरे हस्बैंड भी डर जाते हैं। वो मुझसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है, तुम लोग ठीक तो है ना, तुम रो क्यों रही हो? तभी मैं रोते हुए अपने हस्बैंड से पूरी बात बताती हूँ। लड्डू गोपाल के इस तरह से ट्रेन से गायब हो जाने की बात सुनकर मेरे हस्बैंड भी चौंक जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। पर हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम अपने लड्डू गोपाल को अब कैसे ढूंढते? मुझे इस तरह से रोते देखकर आसपास स्टेशन में सभी लोग हमारी ओर देखने लगते हैं। तभी मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि यहाँ से घर चलो और चुप हो जाओ। फिर मैं अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ घर आ जाती हूँ। घर आकर अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने सासू माँ को क्या जवाब दूँ, मैं उनसे क्या कहूँगी। वर्षों से पूजित हमारे लड्डू गोपाल इस तरह से खो गए, वो भी मेरी वजह से। अंबिका जी बताती हैं कि मैं आप सभी को बता दूं कि हम कभी अपने लड्डू गोपाल को लेकर कहीं बाहर सफर नहीं करते हैं। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि कोई न कोई घर पे एक सदस्य रुक कर लड्डू गोपाल की सेवा करे, या फिर कभी ऐसा होता है जब सभी को मिलकर कहीं बाहर जाना होता है, तब मैं अधिकतर समय अपने लड्डू गोपाल को अपने मायके देकर आती हूँ। मेरे मायके में ही मेरे लड्डू गोपाल की सेवा होती है। पर इस बार मेरी सासू माँ के मन में पता नहीं क्या आया। अचानक से उन्होंने मुझसे कहा कि लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाओ। मैं बार बार यही सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर से जाना तो नहीं चाहते थे, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, कहीं हमारे वजह से हमारे बाल गोपाल को कोई तकलीफ तो नहीं हुई है, जो इस तरह से अचानक से वो गायब हो गए। ट्रेन में इतने सारे लोग होने के बावजूद किसी ने भी उन्हें क्यों नहीं देखा? ये सारे सवाल मुझे खाए जा रहे थे। मैं रो रही थी। हमारे कोलकाता पहुंचते ही मेरे ससुर जी मेरे हस्बैंड को कॉल करते हैं और यह पूछते हैं कि हम लोग सही सलामत पहुंच तो गए हैं ना। मेरे हस्बैंड उस समय लड्डू गोपाल के बारे में मेरे सासू माँ मेरे ससुर जी को कुछ भी नहीं बताते हैं, पर हमें तो बताना ही था क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल खो चुके थे, वो हम सभी को छोड़कर जा चुके थे। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, हम अपने लड्डू गोपाल को वापस कैसे पाते? पर मुझ में या मेरे हस्बैंड में इतनी हिम्मत हो ही नहीं रही थी कि मैं अपनी सासू माँ को कॉल पर ये सारी बातें बता सकूं।
उन्हें यह बता सकूं कि उनके वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल, उनके प्राणों से प्रिय उनके लड्डू गोपाल अब हमारे साथ नहीं है। उनके लड्डू गोपाल को हमने खो दिया है। थोड़ी देर के बाद शाम हो जाती है। मेरा मन घबराने लगता है, मैं रोने लगती हूँ, मैं सोचने लगती हूँ कि मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल जहाँ भी होंगे वो भूखे प्यासे होंगे। उनको किसी ने शाम का भोग तक नहीं लगाया होगा, ना ही उनकी पूजा आरती हुई होगी। मेरे मन में यह सारी बातें चल रही थी। मैं रोए जा रही थी, बार बार खुद को कोस रही थी। मैंने अपनी आंखें क्यों बंद की, क्यों मैं ट्रेन में सो गई? यह सब कुछ मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। मेरे हस्बैंड मुझे बार बार समझा रहे थे, पर मुझ पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड और मैं यह समझ नहीं पा रहे थे कि कॉल पर अपनी सासू माँ को लड्डू गोपाल की खो जाने की बात कैसे बताएं। तभी मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि रहने दो, अभी मम्मी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तब उन्हें सामने से सब कुछ बताएंगे। और मुझ में तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि मैं अपनी सासू माँ को कुछ बोल सकूं, क्योंकि मेरी सासू माँ पहले से ही बीमार है। अगर मैं फोन पर उन्हें कुछ भी बताती तो उनका क्या हाल होता? जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो मेरी सासू माँ का क्या होता? वो तो वर्षों से हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। उनका लगाव हमारे लड्डू गोपाल के प्रति कितना ज्यादा होगा। ये सब सोचकर मैं और मेरे हस्बैंड ने यह निश्चय किया कि अभी हम अपनी सासू माँ को कुछ भी नहीं बताएंगे। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, उस रात मैंने खाना नहीं बनाया था। मेरे हस्बैंड बाहर से ही खाना लेकर आए थे, पर मैंने थोड़ा सा भी खाना नहीं खाया। भोजन का एक भी निवाला मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा था। मैं बस अपने बाल गोपाल के लिए रोए जा रही थी। मैं बार बार बस यही सोच रही थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना क्या करूंगी, कैसे रहूंगी, अपने सासू माँ को क्या बताऊंगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड ने जबरदस्ती उस रात मुझे थोड़ा सा दूध पिलाया था। फिर मैं अपनी बेटी को सुलाने के बाद दुखी होकर आंखों में आंसू लिए सोने की कोशिश करती हूँ, और इसी तरह से लेटे लेटे रोते रोते मेरी आंख लग जाती है। और तभी मैं एक आश्चर्य करने वाला सपना देखती हूँ, जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरी बेटी किसी रेलवे स्टेशन की पटरी पर खड़ी है और लड्डू गोपाल उसके पैरों के नीचे गिरे हुए हैं। मेरी बेटी लड्डू गोपाल को उठाने की कोशिश कर रही है, पर वो उठा नहीं पा रही है। और साथ साथ मैं यह भी देखती हूँ कि मैं अपनी बेटी से बहुत दूर खड़ी हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं दौड़कर जाकर अपनी बेटी को ट्रेन की पटरी से हटाऊं, अपने लड्डू गोपाल को ट्रेन की पटरियों पर से उठाकर अपने सीने से लगा लूं। सपने में मैं अपनी बेटी और अपने लड्डू गोपाल तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं खड़ी होकर बस रोए जा रही थी। मैं अपने सपने में ही सोच रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल तो यहाँ है और मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए परेशान हो रही हूँ, रो रही हूँ। और तभी अचानक मेरे हस्बैंड मुझे जगा देते हैं। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मैं आँख खोलकर देखती हूँ तो मैं अपने घर पर हूँ। उठते ही मैं रोने लगती हूँ, मेरे आँखों से आंसू आने लगते हैं। मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं लड्डू गोपाल को याद करके रो रही हूँ और वो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। तभी मैं उनसे अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। सपने की बात सुनकर मेरे हस्बैंड भी आश्चर्य हो जाते हैं, पर वो मुझसे कहने लगते हैं कि तुम लड्डू गोपाल के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हो, इसीलिए तुम्हें इस तरह के सपने आ रहे हैं। जो होना था हो गया है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अगर तुम रोगी, परेशान रहोगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। अंबिका जी कहती है कि उस समय मुझे भी यही लगा था कि हो ना हो मैं लड्डू गोपाल के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। शायद इसलिए मुझे इस तरह के सपने आए। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। अब घर पर मैं और मेरी बेटी थी। तभी मेरे सपने की बात मुझे याद आती है। मैं सोचने लगती हूँ कि मैंने सपने में अपनी बेटी को रेल की पटरी के ऊपर लड्डू गोपाल के साथ क्यों देखा। तभी मैं अपनी बेटी से एक बार फिर से पूछती हूँ कि बेटा लड्डू गोपाल कहाँ गए, आपने देखा है क्या? आप जरूर देखी होंगी ना। अब बताओ हमारे लड्डू गोपाल कहाँ गए, कौन लेकर गया हमारे लड्डू गोपाल को? मेरी बेटी चुप रहती है। अब भी वो मुझसे कुछ भी नहीं कह रही थी। तभी मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी तो हमेशा इतना बोलती है, इतना सवाल करती है, पर आज इस तरह से चुप क्यों है। मैं अपनी बेटी को समझाती हूँ, उसे चॉकलेट का लालच देती हूँ,
उसे बाहर घूमने ले जाने की बात करती हूँ। मैं उससे कहती हूँ कि मैं ना ही आपको डांटूंगी ना ही मारूंगी, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या आप लड्डू गोपाल को देखी हो? क्या हमारे लड्डू गोपाल को कोई उठाकर ले गया है? आपको कुछ पता है तो आप मुझे बता दो। तभी मेरी बेटी डरते हुए मुझसे कहती है कि मम्मी आप मुझे डांटोगे तो नहीं, और सच्ची सच्ची बताओ आप मुझे घूमने लेकर जाओगे ना, मुझे ढेर सारे चॉकलेट लाकर दोगे ना? मैं बिल्कुल व्याकुल सी हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी को कुछ न कुछ तो जरूर पता है जो वो मुझे बताएगी। मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि हाँ बेटा, मैं आपको सब कुछ लाकर दूंगी, आप जो बोलोगी आपको सब खरीद कर देंगे, बस आप मुझे बताओ कि लड्डू गोपाल कहाँ है। तभी मेरी बेटी मुझे जो बताती है उसे सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। मेरी बेटी मुझे बताती है कि मम्मी खिड़की के पास मैं बैठी थी ना, तो मुझे खिड़की के बाहर देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। सुंदर सुंदर पेड़ थे, पानी थे, पर आप लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेकर बैठी थी, तो लड्डू गोपाल कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें आपके गोद से उठा लिया। और जब पापा ने आपको कॉल किया था ना, उससे थोड़ा देर पहले स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी, तभी मैं लड्डू गोपाल को खिड़की के बाहर निकालकर दिखा रही थी और अचानक से ट्रेन स्टार्ट हो गया और लड्डू गोपाल मेरे हाथ से छूटकर गिर गए। मैं खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे लड्डू गोपाल नहीं दिख रहे थे। आप मुझे डांटोगे इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको। पर मम्मी आपने तो कहा है ना कि अब आप मुझे नहीं डांटोगे और शाम को घुमाने भी ले जाओगे, मुझे ढेर सारा चॉकलेट भी ला कर दोगे। अंबिका जी कहती हैं कि मेरी बेटी की मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं बिल्कुल चौंक जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ। मेरे लड्डू गोपाल ट्रेन से बाहर गिर गए, खिड़की से नीचे गिर गए। मेरे बाल गोपाल को कितनी चोट आई होगी। अब तक तो कोई न कोई जरूर मेरे बाल गोपाल को वहाँ से उठाकर ले गया होगा। मैं तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ और उन्हें घर बुलाती हूँ। मेरे हस्बैंड थोड़ी ही देर में घर आ जाते हैं। मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। तब मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि अब क्या करना है बोलो। अब तो हमारे लड्डू गोपाल वहाँ होंगे भी नहीं, कोई ना कोई जरूर उन्हें उठाकर ले गया होगा। मैं अपने हस्बैंड से रोते हुए कहती हूँ कि एक बार मुझे वहाँ लेकर चलिए। मुझे पूरा विश्वास है मेरे लड्डू गोपाल जरूर मुझे वहाँ मिलेंगे। अगर उन्हें मिलना नहीं होता, हमारे घर वापस नहीं आना होता, तो वो मेरे सपने में नहीं आते। मेरे इतना जिद करने पर, रोने धोने पर मेरे हस्बैंड मुझे श्री रामपुर स्टेशन ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम तीनों श्री रामपुर स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन पहुंचकर हम वहां सभी लोगों से लड्डू गोपाल के बारे में पूछने लगते हैं, पर किसी को लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं हताश परेशान हो जाती हूँ। मैं सोचने लगती हूँ कि अब शायद मेरे लड्डू गोपाल मुझे कभी नहीं मिलेंगे। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, हाथ जोड़कर मन ही मन अपने लड्डू गोपाल से कहती हूँ कि हे मेरे गोपाल, अगर हमारी भक्ति सच्ची रही होगी, अगर मैंने और मेरी सासू माँ ने कभी भी सच्चे दिल से आपकी सेवा करी होगी, तो आप हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हमारे घर वापस आ जाइए, हमारे साथ हमारे घर चलिए। मैं अपने सासू माँ से क्या कहूँगी, वो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। हम पर दया करो प्रभु, हमारे साथ वापस चलिए। अंबिका जी कहती हैं कि तभी मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि चलो अब घर चलो, यहाँ किसी को लड्डू गोपाल के बारे में कुछ नहीं पता। अब हम घर वापस आने ही वाले थे, तभी मेरे हस्बैंड अचानक मुझसे कहते हैं कि रुको, एक बार मैं ट्रेन की पटरियों में यहाँ से वहाँ तक देख कर आता हूँ। मेरे हस्बैंड ट्रेन की पटरियों में घूम घूम कर देखने लगे और मैं इधर उधर लोगों से पूछने लगी। तभी मैं अचानक क्या देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड अपनी गोद में लड्डू गोपाल को लेकर आ रहे हैं। मैं दूर से यह देख पा रही थी कि मेरे हस्बैंड के गोद में मेरे बाल गोपाल हैं। मैं तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए अपने हस्बैंड की तरफ भागती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के पास पहुंचकर तुरंत अपने लड्डू गोपाल को गोद में ले लेती हूँ। मैं उनके पूरे शरीर को देखने लगती हूँ, उनके पूरे शरीर को अपने साड़ी की आंचल से पोंछने लगती हूँ, कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी है। पर हमारे बाल गोपाल की लीला देखिए, उनका चमत्कार देखिए। मेरे बाल गोपाल को एक खरोच तक नहीं आई थी,
वो सही सलामत ट्रेन की पटरियों के किनारे पड़े थे और उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। ये लड्डू गोपाल की कृपा नहीं तो क्या है, उनका चमत्कार नहीं तो क्या है। इस तरह से ट्रेन की पटरियों में वो गिरे रहे पर उनको जरा भी खरोच नहीं आई और मेरे बाल गोपाल मेरे सपने में आकर मेरा मार्गदर्शन किए, मुझे संकेत दिए कि वो कहाँ है। मैं हमारे परिवार पर लड्डू गोपाल की विशेष कृपा मानती हूँ जो इस तरह से मेरे बाल गोपाल दोबारा हमारे घर वापस आए। मैं उस घड़ी को, उस मंजर को, उस दिन को सोचना तक नहीं चाहती जिस दिन मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल हमसे दूर हुए थे। मैं आज भी जब सोचती हूँ कि अगर मेरे बाल गोपाल मुझे वापस नहीं मिले होते तो हमारा क्या होता, मेरी सासू माँ का क्या होता, तो मेरा दिल दहल जाता है। पर दूसरी तरफ जब मैं यह सोचती हूँ कि मेरी बेटी ने लड्डू गोपाल को ट्रेन से नीचे फेंक दिया है, शायद मेरी बेटी की वजह से लड्डू गोपाल को इतना दुख झेलना पड़ा, तब मैं सोचती हूँ कि क्या मेरी बेटी को इसकी सजा मिलेगी। यह सोचते ही मेरा दिल कांप जाता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सोचने लगती हूँ कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं नहीं सोती तो ये सब नहीं होता। मेरी छोटी सी बेटी तो लड्डू गोपाल को ट्रेन से बाहर कभी निकालती ही नहीं। इसमें मेरी छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है। वो तो अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल से प्रेम करती है। उसे अगर जरा भी ज्ञान होता तो क्या वो लड्डू गोपाल को इस तरह से ट्रेन से बाहर निकालती। मैं अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को किसी भी प्रकार की सजा ना मिले। मैं उसकी माँ हूँ, सारी गलती मेरी है। अगर सजा मिलनी ही है तो मुझे मिले। मैं अपने ठाकुर जी, अपने लल्ला से यही प्रार्थना करूँगी कि अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखे। अंबिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत चौंका देने वाली घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की।